जी कैफ 3 लेक्चर नंबर 9 का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर 12 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेट करता है। ये चैप्टर बेसिकली एक्सटेंशन कह ले। चैप्टर 11 में हमने कंसेप्ट स्टडी किया था कि जब कभी प्रोमोटर्स किसी भी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और असल में जब हम ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी तो इससे मुराद होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, यानी जिस वक्त रजिस्ट्रार किसी भी प्रोमोटर्स के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कर देता है तो कहा जाता है कि इस वक्त कंपनी रजिस्टर हो गई। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कुछ केसेस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी साथ लगा होना जरूरी है। आपको पता है हमने कंसेप्ट स्टडी किया था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के लिए सबमिट करवाना लाजमी है, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए लाजमी नहीं है। ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनके लिए सबमिट करवाना लाजमी नहीं है, उनके लिए फिर वो जो मॉडल आर्टिकल्स एसएसीपी ने बनाए हैं वो अप्लाई होंगे। तो चैप्टर में हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स इस वजह से कहा जाता है कि इन दो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूरी कंपनी खड़ी होती है और कंपनी ने जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस करनी है, जो कुछ भी बिजनेस करना है, वो इन दो डॉक्यूमेंट्स के अंदर रह के करना है। ये उसका आइन है। एक तरह जिस तरह आइन पाकिस्तान है उसके मुताबिक पाकिस्तान के मामला चलाए जाते हैं, उसी तरह एक कंपनी का भी आइन है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। कंपनी ने अपने सारे मामला इनके इर्द गिर्द ही रखने हैं। अगर मैं आपसे इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस करूं तो ये चैप्टर सारे का सारा चैप्टर 12 रिलेट करता है दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट से, जो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको एब्रीविएट हम एमओए कर लेते हैं, आप भी एब्रीविएट कर सकते हैं इसको एमओए। और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो बड़े सेक्शन होंगे हमारे इस चैप्टर के। फिर इसके बाद फर्दर हम इसमें क्या सीखेंगे? जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कवर कर रहे होंगे तो हम इसमें दो चीजें सीखेंगे। दो चीजें, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या हैं या एलिमेंट्स क्या हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या चीजें लिखी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और दूसरे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि अगर कभी हमें मेमोरेंडम के जो कंटेंट्स हैं इनको चेंज करने की जरूरत पड़े तो इनकी अल्टरेशन कैसे होगी, इनके अल्टरेशन का क्या तरीकाकार होगा। एग्जैक्टली इसी तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जब हम स्टार्ट करने पढ़ेंगे, कवर करेंगे, इसमें भी अगेन दो बड़ी चीजें हम सीखेंगे, दो बड़े कंसेप्ट सीखेंगे। पहली चीज कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या हैं, और दूसरी चीज अगर इन कंटेंट्स को रजिस्ट्रेशन के बाद कभी चेंज करने की, अल्टरेशन की जरूरत महसूस हो तो इसकी अल्टरेशन का क्या तरीकाकार होगा, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स कैसे होगी, ये हमने स्टडी। इसके अलावा कोई चंद एक छोटे मोटे कंसेप्ट्स भी होंगे, एक एक दो दो लाइनों के, वो भी रूटीन में हम चलते चलते सीख लेंगे। लेकिन मेन कंसेप्ट जो हमने इस चैप्टर में सीखने हैं वो ये है। अब इसमें कंटेंट्स और अल्टरेशन के हवाले से एक दो बातें मैं आपके साथ अभी स्टार्ट में शेयर कर दूं। पहली चीज तो ये कि मेमोरेंडम में जो कंटेंट्स होते हैं उनका ताल्लुक होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, यानी वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से रेलिवेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सटर्नल पार्टी हूं, मैं किसी कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहता हूं, तो मेरे लिए प्रोबेबली एक सबसे अहम फैक्टर जो होगा कंसीडर करने वाला वो ये होगा कि इस कंपनी में लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। तो असूल के लिहाज से चूंकि ये एक्सटर्नल मैटर है, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए रेलिवेंट है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा। और अगर फर्ज कीजिए कि डिसीजन ये करना है कंपनी ने कि डायरेक्टर्स कितने होंगे, अब डायरेक्टर्स चूंकि इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे किसी भी कंपनी के, वो कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स में लिखे जाएंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल अफेयर्स के कंटेंट्स होते हैं, यानी कंटेंट्स मेमोरेंडम में भी आप लिस्ट पढ़ेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होगा, यहां पे कौन से कंटेंट्स आएंगे और यहां पे कौन से जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से रेलिवेंट होंगे वो मेमोरेंडम में, और जो इंटरनल मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी से रिलेट कर रहे होंगे वो आर्टिकल्स में होंगे। ये एक बड़ा फर्क है इन दोनों के दरमियान में। लेकिन बहरहाल आपने और हमने अल्टीमेटली इसका रट्टा ही लगाना होगा कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में कौन से कंटेंट्स है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन से कंटेंट्स है। आपने इसे कंसेप्ट की बेस पे एक एक आइटम को जस्टिफाई करवाने की कोशिश नहीं करनी कि जी ये वाली चीज तो एक्सटर्नल पार्टी से भी रेलिवेंट हो सकती है, ठीक है, ये आर्टिकल्स में क्यों है, मेमोरेंडम में क्यों नहीं। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया दोनों में। बाकी अल्टीमेटली लॉ ने चूंकि हमें खुद बताया हुआ है कि ये चीजें तुम लोगों ने मेमोरेंडम में लिखनी है, ये चीजें आर्टिकल्स में लिखनी है, तो हम अपनी अकल नहीं लगाते। एक चीज ये
एक्सटर्नल और इंटरनल की बात मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, अगर मेमोरेंडम को चेंज करते हैं, अल्टरेशन और आर्टिकल्स में अल्टरेशन करते हैं हम, डिफरेंस ये है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने किसी को कंटेंट की अल्टरेशन करनी है ना, तो हर कंटेंट का सेपरेट प्रोसीजर है, हर कंटेंट का सेपरेट प्रोसीजर है। जैसे आपने कैपिटल क्लास की अल्टरेशन करनी है, उसका सेपरेट प्रोसीजर है, लायबिलिटी की सेपरेट, और बाकी जो भी कंटेंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे मेमोरेंडम में, हर एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी भी कंटेंट की अल्टरेशन की आपने करनी हो, उसका जो प्रोसीजर होगा सेम होगा। मेमोरेंडम में हर कंटेंट की अल्टरेशन का तरीकाकार अलग है। पहला कंटेंट किसी और तरीके से अल्टरेशन होगी, दूसरे की किसी और से, तीसरे की किसी और से। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जितने भी कंटेंट्स होंगे उन सब की अल्टरेशन का एक ही तरीकाकार है, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ये ओवरव्यू था इस चैप्टर का जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 स्टडी करेंगे, जो कि हमें बताता है कि मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या हैं, या लीगल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसके क्लॉजेस क्या हैं। क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम से क्या मुराद है कि मेमोरेंडम के अंदर कितने कंटेंट्स या कितने एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो ये कंटेंट्स हमारे सामने है, क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। ये लाजमी है, आपको दुनिया की हर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये कंटेंट्स लाजमी मिलेंगे। हां, अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स, मेंबर्स इसमें एडिशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एडिशन, लेकिन कम से कम ये एलिमेंट्स, ये क्लॉजेस होना लाजमी है। अब मैं वर्ड एलिमेंट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि एलिमेंट का मतलब जनरल है कि क्या कौन कौन से पार्ट्स होंगे, हिस्से होंगे। लीगल टर्म जो है क्लॉजेस, मैं वो यूज करूंगा। क्लॉजेस का मतलब यही है कि क्या क्या कंटेंट्स या एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्लॉजेस लॉ ने स्पेसिफाई कर दिए हैं, ये तो लाजमी हमारे मेमोरेंडम में होंगी। इसके अलावा अगर कोई ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कौन कौन सी क्लॉजेस हैं, जरा ब्रीफली इसको देखते हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं, और मैं कुछ आगे चल के जो कंसेप्ट हमने अभी सीखने या पढ़ने हैं उनकी भी बेस थोड़ी थोड़ी डेवलप करता रहूंगा। तो ये ना समझेगा आपने सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखा है, आपने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ चीजें जो बाद में पढ़नी है उनकी बेस भी सीख ली होगी। सबसे पहले नेम लिखा होगा। मेमोरेंडम एसोसिएशन में कंपनी का ऑफिशियली नाम लिखा होगा। जैसे पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान कंट्री है, इसका नाम क्या, पाकिस्तान, लेकिन असल में पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का आइन देखें तो इसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उसी तरह किसी कंपनी का मे भी नाम मशहूर कुछ और हो, इन शॉर्ट। जैसे फर्ज कीजिए नेस्ले मशहूर है, नेस्ले कंपनी, नेस्ले होंडा कंपनी, लेकिन असल में इनका नाम नेस्ले होंडा नहीं है, इनका ऑफिशियली नाम, कंप्लीट नेम कुछ और है। और वो हमें कहां से मिलेगा किसी भी कंपनी का नाम, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लास होगी बाकायदा जिसमें उसका कंप्लीट नाम लिखा होगा। ठीक है, ये नेम क्लास। अच्छा, और इसमें नाम के साथ वर्ड लिमिटेड वगैरह भी लिखा होगा। लिमिटेड, अच्छा लिमिटेड तो समझ आती, वगैरह से क्या मुराद है भाई, वो डिपेंड करता है कंपनी की टाइप कौन सी है। जैसे एबीसी है, एक कंपनी का नाम है, अगर ये पब्लिक कंपनी है तो इसका नाम होगा एबीसी, एंड में लिखा होगा लिमिटेड। अगर प्राइवेट है तो इसका नाम होगा एबीसी, एंड में लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो लिखा होगा एबीसी, आगे लिखा होगा अनलिमिटेड। अगर गारंटी लिमिटेड है तो एबीसी गारंटी लिमिटेड। और अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, लाइसेंस लिया हुआ है, तो फिर चाहे ये एबीसी लिमिटेड है, इसका नाम के साथ सिर्फ एबीसी लिखा होगा, लिमिटेड का वर्ड नहीं यूज होगा। आपने ये याद होगा, आपको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में कंसेप्ट स्टडी किया था। तो नेम क्लास में कंपनी का कंप्लीट नेम लिखा होगा, इंक्लूडिंग उसके स्टेटस के लिहाज से लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड वगैरह के अल्फाज लिखे होंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे प्लेस क्लास। प्लेस क्लास का मतलब क्या है, प्लेस क्लास कह लें, इसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी समटाइम कहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, यहां पे एक चीज समझ लीजिए, नॉर्मल लैंग्वेज में हम एक वर्ड बोलते हैं हेड ऑफिस, इस कंपनी का हेड ऑफिस है, जहां पे उस कंपनी की मेन एक्टिविटीज हो रही होती है, कंपनी की हायर मैनेजमेंट, सीएफओ सीईओ वगैरह बैठ रहे होते हैं, हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज हेड ऑफिस। लॉ ने जो वर्ड यूज किया ना हेड ऑफिस के लिए, कह लें हेड ऑफिस, वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी वो ऑफिस जो कि रजिस्टर करवाया गया है मेमोरेंडम के थ्रू। रजिस्टर्ड ऑफिस में और हेड ऑफिस में फर्क हो सकता है, नॉर्मली हेड ऑफिस को ही रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर रजिस्टर करवाया जाता है, लेकिन दोनों टर्म में फर्क हो सकता है। आपने लॉ में जब कभी वर्ड यूज करना है, हेड ऑफिस का वर्ड यूज नहीं करना, वो गलत हो जाएगा कंसेप्ट, आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वर्ड यूज करना है। तो ये प्लेस क्लॉज क्या है, प्लेस क्लॉज में लिखा जाता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस सूबे में होगा, किस प्रोविंस में होगा, उसका नाम लिखा जाता है। पाकिस्तान का वो हिस्सा, वो सूबा
जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो इस क्लास में लिखा जाता है। अच्छा अब सुनिए, फर्ज कीजिए कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है कराची में, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होगा? क्या कराची नहीं, सिटी नेम नहीं आएगा, प्रोविंस नेम आएगा, सिंध लिखा होगा। लाहौर में है तो पंजाब लिखा होगा मेमोरेंडम में, सिटी नेम नहीं आता। हाँ, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस किसी ऐसी जगह पे है जो पाकिस्तान का हिस्सा तो है लेकिन किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान में कुछ शहर, कुछ जगह ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा तो है लेकिन किसी सूबे का हिस्सा नहीं। इसकी क्लासिक एग्जांपल है जो हमारे सिलेबस में है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा तो है लेकिन किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं है। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस किसी ऐसी जगह पे है जो पाकिस्तान का हिस्सा तो है लेकिन सूबे का हिस्सा नहीं, तो फिर उस हिस्से का नाम लिखा जाएगा, यानी इस्लामाबाद। नॉर्मली प्लेस क्लास या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में प्रोविंस लिखा जाता है या अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, जैसे इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद लिखा जाएगा। अगर मुल्तान में है रजिस्टर्ड ऑफिस तो फिर बताइए क्या लिखा जाएगा प्लेस क्लास में? पंजाब, क्योंकि मुल्तान पंजाब का हिस्सा है, प्रोविंस का नाम आएगा। इसी तरह अगर सखर में है तो सिंध होगा। यह प्लेस क्लास। अच्छा, इसमें इसको प्लेस क्लास को रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहां पे जो प्लेस लिखी जाती है वो, जो प्रोविंस लिखा जाता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस होता क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा ऑफिस है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाया जाता है। ऑफिशियली अगर कंपनी के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है ना, तो इस रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे करेंगे। इस रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा आपने किसी और एड्रेस पे कंपनी के साथ कम्युनिकेशन की, वो वैलिड कम्युनिकेशन तस्वुर नहीं की जाएगी। एफबीआर वालों ने फर्ज कीजिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, फर्ज कीजिए, नॉर्मली तो हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही चीज होती है, लेकिन फर्ज कीजिए किसी केस में हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में है। अब अगर एफबीआर वालों ने कानूनी नोटिस भेजने हैं इस कंपनी को, तो याद रखें उनके हेड ऑफिस में नहीं भेजेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेंगे। नोटिस वही वैलिड समझा जाएगा, कम्युनिकेशन वही वैलिड समझी जाएगी जो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे होगी। तो रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने आपको बता दिया, और रजिस्टर्ड ऑफिस हेड ऑफिस का फर्क भी, लॉ में रजिस्टर्ड ऑफिस का वर्ड यूज होगा हमेशा। और एक चीज और ध्यान में रखिए, प्रोविंस भी बता दिया मैंने आपको, या प्रोविंस होगा या पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस, सिटी नेम नहीं होगा। और ध्यान में रखिएगा कंप्लीट एड्रेस भी यहां पे नहीं होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में कंपनी का कंप्लीट एड्रेस नहीं होगा, यानी सिर्फ इतना लिखा होगा ये सिंध में है। सिंध में किस जगह पे है ये आप मेमोरेंडम को देख के नहीं अंदाजा लगा। इसका मतलब मेमोरेंडम को देख के आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं पहुंच सकते कभी भी। आप प्रोविंस तक पहुंच जाएंगे, आगे रजिस्टर्ड ऑफिस एग्जैक्टली किस लोकेशन पे किस सिटी में है वो मेमोरेंडम में नहीं लिखा होगा। गेस कीजिए वो कहां लिखा होगा? बड़ा, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, आर्टिकल। और यहां से मुझे एक केस याद आ गया कि आपने एक केस स्टडी में पूछा था कि एक कंपनी अपना ऑफिस मुल्तान से लाहौर शिफ्ट करना, रजिस्टर्ड ऑफिस मुल्तान से लाहौर शिफ्ट करना चाहती है, बताइए उसे मेमोरेंडम में किस तरीके से अल्टरेशन करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत ही नहीं है। ये तो क्यों अल्टरेशन की जरूरत नहीं है? और इसलिए क्योंकि मेमोरेंडम में सिर्फ प्रोविंस आता है, और अगर मुल्तान से लाहौर में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया जाएगा वो विद इन सेम प्रोविंस रहेगा, मेमोरेंडम की अल्टरेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, आगे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मेमोरेंडम में कुछ नहीं करना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास क्या है? देखिए, एक कंपनी नॉर्मली एक ही तरह का काम करती है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में है तो वो स्कूल कॉलेजेस ही बना रही होगी, जैसे वो रियल एस्टेट सेक्टर में है तो उसका काम सिर्फ कंस्ट्रक्शन का होगा, जैसे वो ऑटो सेक्टर में है तो वो सिर्फ गाड़ियां बना रही होगी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, मोबाइल सर्विसेज वगैरह, नॉर्मली एक। लेकिन सम टाइम कुछ कंपनीज एक से ज्यादा सेक्टर्स में भी काम करना चाहती हैं, या वो अपने लिए एक कुशन रखना चाहती हैं कि अगर कभी फर्ज कीजिए एक सेक्टर में जो है रिसेशन आ गया तो हम कोई दूसरा सेक्टर में भी साथ साथ काम चला सकेंगे। और प्रैक्टिकली बात का कुछ कंपनीज ऐसी करती भी हैं। यहां पे याद रखें, अगर फर्ज कीजिए एक कंपनी 3 काम कर रही है, वो ऑटो सेक्टर में भी है, वो मोबाइल सेक्टर में भी है, टेलीकॉम सेक्टर में भी है, वो एयरलाइन सेक्टर में भी है, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में तीनों उसके सेक्टर या बिजनेस जिनमें उसने काम करना है वो नहीं लिखे जाएंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में वो बिजनेस लिखा जाएगा जो कि सबसे बड़ा है, मेजर है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। और अगर कंपनी एक से ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व है तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा होगा ये डिसाइड करने के लिए अलग हमारे इसी चैप्टर में आगे कंसेप्ट है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर एक कंपनी 2, 3, 4, 5 तरह के बिजनेस कर रही हो तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा होगा। इन शॉर्ट, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में लिखा जाता है कि कंपनी का मेन
वर्क क्या है, सेक्टर क्या है जिसमें इसने काम करना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। यहां पे वर्ड देखें, प्रिंसिपल लिखा हुआ, यानी बड़ा, जो बड़ा सेक्टर, जो ज्यादातर उसने, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें उसने मोर देन, अभी सीखेंगे बाद में, समझाने के लिए भी एग्जांपल दे रहा हूं, कि जिसमें 60, 70, 80% उसका जो रेवेन्यू है जिस सेक्टर से आ रहा हो, वो उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहलाएगा। तो यहां पे सिर्फ वही सेक्टर आएगा जो मेजर सेक्टर है। और एक चीज और, पहले ये रूल नहीं होता था, लेकिन अब ये रूल है कि कंपनी के नाम में उस सेक्टर का जिक्र होना चाहिए। लॉ ये कहता है कंपनी का नाम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं, दो कंपनीज का नाम देता हूं, नेस्ले लिमिटेड और दूसरा आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड। आप एक कंपनी के नाम से उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है वो डिसाइड कर सकते हैं, दूसरी कंपनी के नाम से नहीं। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में हमें पता चल रहा है इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेस्ले लिमिटेड के नाम से हमें इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पता नहीं चल रहा। तो पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया, लॉ ने ये कह दिया कि अब जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होंगी उनके नाम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये मैच करेंगे। यानी इनके नाम में एक लफ्ज आएगा जो कि बता रहा होगा कि इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। लेकिन कंपनीज एक्ट ने यह भी कह दिया कि ऑलरेडी जो पास्ट में कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ना, वो अपने सेम नाम के साथ कंटिन्यू करे। हाँ, अब से ये रिक्वायरमेंट उन कंपनीज पे अप्लाई होगी जो अब से रजिस्टर होने जा रहे हैं। जिस तरह वो एक प्रोविजन थी ना कि पार्टली पेड और फुली पेड, अब फुली पेड शेयर ही इशू होते हैं, पार्टली पेड की इजाजत नहीं है। लेकिन जो पुरानी कंपनीज है जिन्होंने ओल्ड कंपनी लॉ में पार्टली पेड शेयर इशू किए हुए हैं, वो कंटिन्यू कर सकती हैं। एग्जैक्टली उसी तरह अब जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होंगी उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उन्हें मेंशन करना है और नाम के साथ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मैच होना चाहिए। लेकिन जो पुराने लॉ में जब ये प्रोविजन नहीं थी तब की कंपनी रजिस्टर्ड है, उनका नाम में उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शो होना लाजमी नहीं है। तो ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। नेक्स्ट, लायबिलिटी क्लास। लायबिलिटी क्लास में क्या लिखा होगा, नाम से जाहिर है इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिखी होगी कि इस कंपनी के अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है। यानी लिखा होगा कि कंपनी ये लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या के अनलिमिटेड है। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है इस कंपनी में। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो इसके साथ हर मेंबर का नाम और आगे अमाउंट लिखी होगी कि कितनी गारंटी दी गई है। मिस्टर ए ने कितनी गारंटी दी है, बी ने कितनी गारंटी दी है, सी ने कितनी गारंटी दी है। यानी लिमिटेड बाय गारंटी में लिमिटेड बाय गारंटी के साथ साथ वो अमाउंट भी लिखी होगी जो गारंटी की गई है। नेक्स्ट, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास लिखी होगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी करना चाह रहा हूं क्योंकि आगे चल के भी हमने इसको कंसेप्ट्स को कवर करना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास में लफ्ज कैपिटल तो आपको समझ आ रहा होगा, शेयर कैपिटल हमने पढ़ा हुआ है कि कंपनी का शेयर कैपिटल होता है। इसमें लफ्ज ऑथोराइज से क्या मुराद है, ऑथोराइज कह लें या रजिस्टर्ड भी कह लें, इससे मुराद वो कैपिटल है जो रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवा लिया गया है। इसका मतलब है अगर कोई एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और वो अपना शेयर कैपिटल रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाना चाहती है 100 मिलियन, तो वो 100 मिलियन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। उस कंपनी ने जितने कैपिटल रजिस्टर करवाना होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास में लिखती है। और जब रजिस्ट्रार इस मेमोरेंडम को इनकॉर्पोरेट कर लेता है तो इसका मतलब है कंपनी का शेयर कैपिटल भी रजिस्टर्ड हो गया, ऑथोराइज हो गया। ऑथोराइज मींस कंपनी अब ऑथोराइज्ड है, कंपनी अब इजाजत है उसे कि जितनी अमाउंट लिखी हुई है उतनी अमाउंट तक का शेयर कैपिटल इशू कर सकती है और बदले में पैसे वसूल कर सकती है। यह है ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास हर कंपनी, अब गौर से आपने, अगर आपने लॉ समझ आ रही है तो सवाल का जवाब देंगे। बताइए वो कौन सी कंपनी है जिसके मेमोरेंडम में ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास नहीं होगी। नॉर्मली हर कंपनी के मेमोरेंडम में रिक्वायर्ड है सिवाय एक कंपनी के। कौन सी कंपनी है, जरा गेस कीजिए। वो कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जिस कंपनी का शेयर कैपिटल ही नहीं है उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास नहीं होगी। हाँ, जिस कंपनी का शेयर कैपिटल है उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास होगी। और इसमें जो अमाउंट लिखी हुई है ना, कंपनी मैक्सिमम इस अमाउंट तक शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। और शेयर किसको इशू करेगी, जनरल पब्लिक को या 1-to-1 बेसिस पे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को, यह डिपेंड करता है प्राइवेट है कि पब्लिक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास सिर्फ इतना बताता है कि कंपनी इतना शेयर इशू कर सकती है, आगे किसको कर सकती है, जनरल पब्लिक को या प्राइवेटली, वो डिपेंड करता है कि वो पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। और पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी हमें नाम से पता चल जाता है। तो यहां पे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास में मैक्सिमम अमाउंट लिखी होती है। अब कैसे लिखी होती है इस कैपिटल क्लास के साथ, कैसे लिखी होती है, इसमें टोटल कैपिटल लिखा होता है विद डिवीजन
इफ कंपनी है, इफ कंपनी है शेयर कैपिटल, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल होगा फिर ये क्लास आएगी। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये क्लास नहीं आएगी। अहम चीज जो आपने फोकस करनी है वो ये कि इसमें कंपनी का टोटल कैपिटल आएगा जो कंपनी इशू कर सकती है विद डिवीजन। ये लफ्ज बहुत अहम है, विद डिवीजन। डिवीजन से क्या मुराद है ये सुनिए, इसको मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। इधर फर्स्ट कीजिए, ये कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रेलिवेंट सेक्शन मैं आपके सामने रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास और यहां पे अमाउंट लिखी है, फर्ज कीजिए 100 मिलियन। 100 मिलियन ये तो है टोटल अमाउंट। इसके साथ फिर इसकी डिवीजन भी होती है। डिवीजन से क्या मुराद है? डिवीजन से मुराद ये है कि इसके कितने शेयर्स बनाए गए हैं, इस टोटल शेयर कैपिटल को कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्ज कीजिए कि 100 रुपीज है एक शेयर की फेस वैल्यू, तो इसका मतलब है इस ऑथराइज्ड कैपिटल के को डिवाइड किया होगा 1 मिलियन शेयर्स में, और हर शेयर की अमाउंट होगी, नॉमिनल वैल्यू होगी 100 रुपीज। तो अब डिवीजन नीचे कैसे लिखते हैं? डिवीजन लिखते हैं 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ये इसकी डिवीजन है, इस टोटल कैपिटल की ये डिवीजन है कि इस टोटल कैपिटल को 1 मिलियन शेयर्स में डिवाइड किया गया है और हर शेयर की फेस वैल्यू है 100 ईच। अच्छा, यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये कंसेप्ट यहां तक काफी है, इसके बाद आगे जाया जा सकता है, लेकिन मैं यहां से मजीद एक कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा, उसने कहा सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी के कुछ शेयर कम नॉमिनल वैल्यू के हों और कुछ शेयर ज्यादा नॉमिनल वैल्यू के हों? इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लासेस ऑफ शेयर्स, शेयर की क्लासेस बनाना। ये कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर की क्लासेस भी बना सकते हैं। क्लासेस कैसे बनेगी ये सुनना है। फर्ज कीजिए ये कंपनी चाह रही है कि इसका जो टोटल 100 मिलियन कैपिटल है ये डिवाइड हो दो क्लासेस में, एक क्लास ए के शेयर्स, दूसरा क्लास बी के शेयर्स। तो फिर यहां पे डिवीजन में हम पहले डिवीजन करते हैं और लिखते हैं क्लास ए शेयर्स, और फिर लिखते हैं क्लास बी शेयर्स। क्लास ए शेयर्स में कंपनी ने फर्स्ट कीजिए डिसाइड किया कि एक शेयर 10 रुपए का होगा, क्लास बी में डिसाइड किया एक शेयर 100 रुपीज का होगा। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इस सूरत में क्या लिखा जाएगा? फर्ज कीजिए, अब ये थोड़ा सा मैथ इसमें इन्वॉल्व होगा। हमने पहले 1 मिलियन शेयर 100 ईच के लिखे थे, अब 1 मिलियन की बजाय हम लिख देते हैं 5 लाख शेयर्स, 10 लाख। क्लास ए के शेयर्स होंगे 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ये बन जाएगा हमारा 50 मिलियन शेयर कैपिटल। और फिर इसका क्लास बी के शेयर्स होंगे 10 ईच के। अब इसका मतलब यह है कि इसको 5 मिलियन शेयर्स होंगे, 5 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और ये भी बन जाएगा 50 मिलियन। ये देखें, ये भी डिवीजन हो सकती है। ये डिवीजन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पिछली वाली एग्जांपल की निस्बत। पिछली वाली में हमने एक ही क्लास के साथ डिवीजन की थी, इसमें हमने डिवीजन कर दी 100 मिलियन की। 50 मिलियन का शेयर कैपिटल है 100 रुपीज, 5 लाख शेयर है, और फिर दूसरा 50 मिलियन 10, एक शेयर 10 रुपए का है और 5 मिलियन शेयर हैं, दोनों का टोटल 50-50 बनता है और 50 + 50 100 बनता है। अब यहां पे ध्यान में रखिएगा, मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ये दो क्लासेस बनाई हैं। एग्जैक्टली इनका जो फेस वैल्यू होगी वो डिफर कर सकती है। वो हो सकता है कंपनी के 10 नहीं 50 होंगे, 50 नहीं 200 होंगे, 500 होंगे, वो चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी कंपनी की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है। लाजमी नहीं क्लास ए और क्लास बी दोनों इक्वल अमाउंट हो। मे बी इस केस में क्लास ए के कंपनी डिसाइड करे 80 मिलियन शेयर कैपिटल होना चाहिए और क्लास बी में 20 मिलियन होना चाहिए। तो डिवीजन कोई भी हो सकती है, कुछ भी, और कोई पाबंदी नहीं है। डिवीजन किसी में भी हो सकती है। आप फेस वैल्यू शेयर्स की कोई भी रख सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा
फेस वैल्यू के शेयर्स बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर आपको डिवीजन में हर क्लास के अलग-अलग डिस्क्राइब करने पड़ेंगे कि क्लास ए के शेयर्स कौन सी फेस वैल्यू के, क्लास बी के। अगर फेस वैल्यू डिफरेंट हो जाए तो हम कहते हैं ये क्लास डिफरेंट होगी, इसकी ये डिफरेंट क्लास का शेयर है। 10 रुपए वाला शेयर डिफरेंट क्लास का है और उसी कंपनी का 50 रुपए वाला शेयर डिफरेंट क्लास का होगा। ये कंसेप्ट है यहां पे। अच्छा, अब यहां पे आपने इससे आगे कुछ नहीं सोचना, इससे आगे आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा इस क्लास के शेयर होल्डर के राइट्स और इस क्लास के शेयर होल्डर के राइट्स सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर एक बंदे के पास 100 रुपए वाला क्लास ए का शेयर है एक, दूसरे बंदे के पास 10 रुपए का क्लास बी का शेयर है एक, तो दोनों के राइट्स एक जैसे इक्वल होंगे या फर्क होंगे। यह भी हम आगे चल के चैप्टर 14 में स्टडी करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली कुछ राइट्स से क्लास ए के शेयर्स होंगे, कुछ राइट्स क्लास बी के शेयर्स होल्डर के होंगे, और ये राइट्स डिफरेंट होंगे, राइट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन इनके बारे में फर्दर डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास। ये मैंने आपको बता दिया टोटल अमाउंट जो कि कंपनी इशू कर सकती है, ये एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम के थ्रू बतानी होती है क्या है, और ना सिर्फ ये कि टोटल अमाउंट बतानी है, बल्कि सबसे अहम इसमें चीज, सबसे अहम कह रहा हूं, डिवीजन भी बतानी है, डिवीजन भी बतानी है। और ये क्लास कब आएगी, कब आएगी, जब कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। आई कैप ने एक 5 रुपए का क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ, उसने कहा बताइए एक कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बताइए उसका मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें आएंगी। अब मजे की बात सुने, स्टूडेंट्स ने लगाया होता है रट्टा, रट्टा भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमने चेंज करना होता है। अब अगर उसने कहा ना कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन कह दिया नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, आपने अन्यवाद सारी चीजें नहीं छाप देनी, ये वाली क्लास नहीं आएगी उस वक्त। और इसी तरह स्टूडेंट ने इंटरेस्टिंगली और क्या किया, और उन्होंने कहा नेम क्लास आएगी और इसमें नाम लिखा जाएगा, और नाम में अगर वर्ड, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो लिखा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड का वर्ड लिखा जाएगा, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी लिमिटेड का वर्ड लिखा जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन भी गलत है, हालांकि जनरली एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में उसने खुद से बता दिया है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आपको नाम में बाकी के अल्टरनेट ऑप्शन डिस्कस करने की क्या जरूरत है, वो तो इररिलेवेंट है। इसी तरह लायबिलिटी क्लास के अंदर जब उसने कह दिया कि लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आपने सिर्फ ये वाला एलिमेंट, ये वाला हिस्सा डिस्कस करना है, उसमें ये थोड़ी लिखना है कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो उसकी लायबिलिटी लिखी जाएगी, लिमिटेड बाय शेयर है या अनलिमिटेड लिखा जाएगा। ये तो इररिलेवेंट हो गया ना उस वक्त, जब उसने क्वेश्चन में खुद से टाइप ऑफ कंपनी मेंशन कर दिया। तो ध्यान में रखिएगा, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी अन्यवाद छापा नहीं मारना हमने, बल्कि उसको पहले सोच लेना, देख लेना क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन के लिहाज से हमने क्वेश्चन को छापना है। आई कैप का एक बड़ा टिपिकल तरीका वारदात है जिसमें वो स्टूडेंट को फेल करता है। क्या, एक कंसेप्ट है ना, एज इट इज नहीं पूछेगा इस तरीके से जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, कंसेप्ट वही पूछेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के, एक तो उसका हिस्सा पूछेगा, जैसे 5 पॉइंट्स है ना, सिर्फ पॉइंट नंबर 4 पूछेगा, और पॉइंट नंबर 4 भी थोड़ा सा चेंज करके उस स्टाइल में नहीं, जैसे ये मैंने एग्जांपल दी, उसे ये नहीं पूछा कि कंपनी के मेमोरेंडम में क्या चाहिए, उसने टाइप ऑफ कंपनी खुद बता दी और कहा बताओ अब क्या चीजें आएंगी, क्लॉजेस क्या होंगी। तो हमने थोड़ा सा सोच लेना है कि इस केस में क्या क्या क्लॉजेस आती हैं, फिर उसके बाद आंसर करना। ये तो थी 1 2 5 सबसे अहम मेन क्लासेस। फिर उसके बाद लास्ट क्लास होती है अंडरटेकिंग क्लास और सब्सक्रिप्शन क्लास। अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लास में बेसिकली सारे सब्सक्राइबर साइन करते हैं कि ठीक है सर, साइन करने का मतलब क्या होता है, सर हम ये वादा करते हैं, साइन करते हैं, वादा करते हैं क्या, कि हम इस मेमोरेंडम की पासदारी करेंगे, इसकी पाबंदी करेंगे, इसके मुताबिक ही काम करेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम यही बिजनेस करेंगे, हमारा मेजर बिजनेस यही होगा जो हमने लिखा हुआ है, और ये लायबिलिटी भी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो जो भी टाइप ऑफ कंपनी के लिहाज से हैं हम मुकरेंगे नहीं इससे। सब्सक्राइबर साइन करते हैं मेमोरेंडम को, उसके साथ हमने पर्टिकुलर लिखते हैं, पर्टिकुलर नाम, नेशनैलिटी वगैरह वगैरह और दूसरी चीजें जो रूटीन के पढ़े, समझ लीजिए आपके आईडी कार्ड में जो पर्टिकुलर है इन शॉर्ट, वरना जो पर्टिकुलर आप नाइट वो कर लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट कोई नहीं है। इससे मुराद है नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी क्या है वगैरह वगैरह। और फिर विटनेस, कोई ना कोई गवाह होगा जो विटनेस भी साइन करेगा। गवाह बेसिकली इस चीज का होता है कि वाकई इन्हीं सब्सक्राइबर ने साइन किए हैं, इनके साइन किसी और बंदे ने नहीं कर दिए और ये मेरी मौजूदगी में साइन हुए हैं। ये अंडरटेकिंग क्लास या सब्सक्रिप्शन क्लास एक फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, फॉर्मेलिटी होती है। सब्सक्राइबर ने साइन कर दिया, अपने पर्टिकुलर लिख दिया, जो गवाह था उसने साइन कर दिया कि हाँ जी ये मेरी मौजूदगी में होगा। ये हो गए हमारे क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम। ये 6 क्लासेस हैं, ये आपने याद रखने हैं, और इनमें जो ये रूटीन की क्लास है, ये 5 क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं आपको भी बता रहा हूं, आगे चल के हमने हर क्लास को डिटेल में स्टडी करना है, हर क्लास को डिटेल में स्टडी करना है। इनमें से बल्कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास है ये तो आगे चल के पूरा चैप्टर बनेगी, बाकी की क्लासेस जो हैं वो हम इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं,
वो क्या, बोरोइंग पावर। आप नोट कीजिए क्लॉजेज में कहीं पे ये लिखा हुआ है कि कंपनी कितनी अमाउंट बोरो कर सकती है, या कंपनी के पास बोरोइंग की पावर। देखें मैंने आपको बताया था कंपनी जो पैसे इकट्ठे करती है ना, फाइनेंसिंग, वो दो तरह से हो सकती है। यहाँ एक तो शेयर कैपिटल इशू करके, दूसरा लोन लेके। यहाँ पे देखें मेमोरेंडम में शेयर कैपिटल की बात की गई है कि कंपनी इतना शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। लोन की बात नहीं की गई। क्या ये कंपनी जिसके मेमोरेंडम में लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लोन ले सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लॉ ने नहीं लिखा कि मेमोरेंडम में लोन की कोई अमाउंट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी चाहे जब चाहे, इस कंपनी के पास एज्यूम्ड है, डीम्ड पावर है। लॉ में वर्ड होता है डीम्ड को लिख लीजिए, बल्कि ये वर्ड भी लिख लीजिए, DEEMED, डीम्ड, जिसे अकाउंटिंग में आप कहते हैं ना एज्यूम्ड, इट इज एज्यूम्ड। तो लॉ में एज्यूम्ड की बजाय वर्ड होता है डीम्ड। दोनों का मतलब 100% एक जैसा है, बस लीगल टर्म है डीम्ड। तो इट इज डीम्ड, इट इज एज्यूम्ड दैट एवरी कंपनी हैज बोरिंग पावर, कि हर कंपनी की बोरिंग पावर होगी। अगर मेमोरेंडम में बोरिंग पावर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसके बावजूद कंपनी के पास पावर्स है, वो चाहे तो लोन ले सकती है किसी से, ये उसके पास। हाँ, शेयर कैपिटल इशू तभी कर सकती है जब मेमोरेंडम में लिखा होगा, ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज लिखी होगी, वरना अगर यहां पे नहीं लिखा हुआ तो वो शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। और एक चीज और बता दूं आपसे चलते अब वो उसका ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन चूंकि कंसेप्ट आगे चल के लिंक करवाने में, इसलिए भी बता रहा हूं। यहां पे हमने ये सीखा कि बोरोइंग पावर यानी कंपनी लोन ले सकती है कि नहीं, बोरोइंग पावर मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी नहीं है, ये कंपनी के पास अज्यूम्ड होती है, पावर होती है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर ये पावर लिखनी हो तो कहां लिखेंगे, मेमोरेंडम में नहीं, आर्टिकल्स में लिखेंगे। बाज़ औक़ात शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि, अच्छा जरा सोचिए, कंपनी, कोई भी कंपनी के पास बोरिंग पावर होती है, वो लोन ले सकती है। अच्छा लोन लेंगे कौन, डायरेक्टर, क्योंकि वो बिजनेस चला रहे होंगे, शेयर होल्डर तो अपने घरों में बैठे होंगे। डायरेक्टर्स बैंक के पास लोन ले जाके धड़ाधड़ गैर जरूरी तौर पे भी लोन ले सकते हैं। ये रिस्क होता है मेंबर्स को, शेयर होल्डर को, कि ये ना हो डायरेक्टर्स लोन ले लें और उजाड़ दें उसको अपने जो है थके हुए प्रोजेक्ट्स में, और बाद में हम मेंबर्स पे बात आए कि जी आपने पैसे वापस करने हैं। या फर्ज कीजिए अगर लिमिटेड बाय शेयर है, फुली पेड है, तो पैसे वापस तो नहीं करने, लेकिन मेंबर्स के पैसों से जो एसेट्स खरीदे गए होंगे बैंक वो एसेट ले जाएगा, तो शेयर होल्डर को ये खतरा। इसीलिए शेयर होल्डर बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स की जो बोरोइंग पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो अगर शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि डायरेक्टर सिर्फ 50 मिलियन तक लोन ले, इससे ज्यादा ना ले, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोरोइंग पावर लिखी भी जा सकती है और बोरोइंग पावर को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। इन शॉर्ट कंसेप्ट हमारा क्या बना कि किसी भी कंपनी की बोरोइंग पावर यानी वो लोन ले सकती है कि नहीं, और ले सकती है तो कितना ले सकती है, ये मेमोरेंडम में नहीं लिखा होता, फिर कहां लिखा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कंपनीज एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी अहम कंसेप्ट है। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूं, आपने स्ट्रक्चर को जहन में रखना है। ये छोटी सी जगह यहां पे लिख देते हैं, कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर वो रेजोल्यूशंस जो जनरल मीटिंग में पास होती हैं, जनरल मीटिंग में पास होती हैं। ये सारी कंपनी से रेलिवेंट कुछ मैटर्स हैं। कंपनी एक्ट में इनको डिस्कस करता है, मेमोरेंडम भी, आर्टिकल्स भी, रेजोल्यूशन भी। इनकी अथॉरिटी इसी ऑर्डर में है, यानी जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है वो सबसे ऊपर है। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल या रेजोल्यूशन के जरिए से कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन को वायलेट नहीं कर सकते। अगर कभी कंपनीज एक्ट में और मेमोरेंडम में कंफ्लिक्ट आया तो किस चीज की बात है, यानी कंपनीज एक्ट में उस चीज के बारे में कुछ और लिखा है, मेमोरेंडम में उस चीज के बारे में कुछ और लिखा है, तो किसकी बात मानी जाएगी, कंपनीज एक्ट की। ठीक है, अगर कंफ्लिक्टिंग है, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंफ्लिक्टिंग है, किसकी बात मानी जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेजोल्यूशन कंफ्लिक्टिंग है, किसकी बात मानी जाएगी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। जैसे फर्ज कीजिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि जब कभी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल उसमें टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब शेयर होल्डर क्या करते हैं, वो अपनी एक मीटिंग करते हैं या आर्टिकल्स बनाते हैं और आर्टिकल्स में लिख देते हैं कि जब भी डिविडेंड दिया जाएगा टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब देखें ये लॉ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का कंफ्लिक्ट कर रहा है, तो असूल के मुताबिक कौन सी चीज प्रिवेल करेगी, लॉ, यानी टैक्स की डिडक्शन फिर भी होगी। इसी तरह फर्ज कीजिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, इस पॉइंट पे थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल हो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, लेकिन ये कंसेप्ट जो है ना, मैं सिर्फ आपको सरसरी तौर पे नहीं, इसकी असल इंप्लीकेशन समझाना चाह रहा हूं, इसीलिए एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हर शेयर होल्डर का ये राइट है, हर मेंबर का ये राइट है कि वो जनरल मीटिंग में जाए
और उसमें अपना जो भी मैटर हो रहा है उस पर वोट कास्ट करे। ये उसका लीगल राइट है जो किसने दिया है, कंपनीज एक्ट। फर्ज कीजिए आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि क्लास बी के शेयर्स, कोई एक सर्टन फॉर एग्जांपल, कोई एक, सॉरी क्लास बी को छोड़े, वो एग्जांपल तुम्हें, आर्टिकल्स में लिखा हुआ कि जो मिस्टर ए है ना, ये कभी भी हमारी मीटिंग में आके वोट कास्ट नहीं करेगा। अब राइट उसे लॉ ने दिया हुआ है, लेकिन उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जरिए से उससे वो राइट छीना जा रहा है। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ये प्रोविजन वैलिड होगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट की प्रोविजन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजन में कंफ्लिक्ट हो तो प्रिवेल कौन करेगा? कंपनीज एक्ट। उस बंदे के पास राइट स्टिल रहेगा। हाँ, वो खुद अपनी मर्जी से मीटिंग में जाए या ना जाए, उसका अपना फैसला है। रेजोल्यूशन के जरिए से उसे ये राइट जो लॉ ने उसे दिया है नहीं छीना जा सकता। इसी तरह मुझे बताइए, अगर लॉ ने यह कहा है कि एक प्राइवेट कंपनी, सॉरी एक पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है उसके मिनिमम 3 मेंबर होंगे, ये लॉ ने कहा हुआ है। मैंने आपको शायद किसी लेक्चर में बताया था कि प्राइवेट कंपनी सिंगल मेंबर है तो उसका मिनिमम 1 मेंबर, और अदर देन सिंगल मेंबर है मिनिमम 2, पब्लिक अनलिस्टेड है तो मिनिमम 3, पब्लिक लिस्टेड है तो मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, और नंबर ऑफ डायरेक्टर भी मिनिमम ऐसे ही होते हैं। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम के बारे में उन्होंने नहीं बताया हुआ, स्वाय सिंगल मेंबर कंपनी का, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी का मैक्सिमम आपको पता है 1 होता है, और प्राइवेट कंपनी का भी मैक्सिमम 50 होता है। पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम उन्होंने नहीं बताया हुआ। तो आर्टिकल्स में ये लिखा है प्राइवेट कंपनी के केस में कि मिनिमम मेंबर्स 1 भी हो सकता है, हालांकि ये अदर देन एसएमसी है। क्या ये आर्टिकल्स की प्रोविजन वैलिड होगी? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है। तो ये कंसेप्ट है कि कंपनीज एक्ट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मेमोरेंडम, फिर उसके बाद आर्टिकल्स, फिर इसी तरह मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अगर कंफ्लिक्ट होगा कौन सी चीज प्रिवेल करेगी? मेमोरेंडम। आर्टिकल्स में रेजोल्यूशन में कंफ्लिक्ट है, कौन सी चीज प्रिवेल करेगी? आर्टिकल्स। तो ये कंसेप्ट था हमारा। इस कंसेप्ट को जेन में सिंपल है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है ना उसमें कुछ केसेस आएंगे, वो आगे चल के हम मजीद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी 2-3 एग्जांपल मेरे जहन में आई, लेकिन मुझे लगा शायद अभी वो है टू अर्ली हो जाएगी एग्जांपल, कहीं आप ये ना कंसेप्ट समझते समझते उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएं, तो वो आगे चल के हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तक के लिए इतना काफी है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, लेकिन होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आईकैप की बुक यूज कर रहे हैं वो आईकैप की बुक में से जो रिटन फॉर्म में क्वेश्चन करने हैं वो नोट कर लें, और जो राइस की बुक यूज कर रहे हैं वो भी नोट कर लें। और आपको पता है राइस की बुक में चूंकि वॉल्यूम 2 ऐसे, उसमें राइस की जो बुक यूज कर रहे हैं उनके लिए असाइनमेंट थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम 2 की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।